प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आप लोगों को हल कराएंगे ये माइनर पेपर बीए पार्ट 1 का। ठीक है, ये सैन्य विज्ञान बीए पार्ट 1 के माइनर पेपर जो ऑब्जेक्टिव हो गया है, इस बार जो है राम मनोहर लोहिया का ये 24 और 25 का पेपर आपको हल करेंगे। जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं वे अपने प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और भी बता देंगे, जो थर्ड सेमेस्टर का भी जो पेपर जो है ऑब्जेक्टिव आया है, उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यही चीज आपको थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत कुछ काम आने वाली है। ठीक चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बच्चों हमें जो है जरूर एक जो है पी सीरीज का पेपर हमें मिला था, हमने उसी के आधार पे इसको टाइप किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। इसमें भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को इस पद पर विभूषित किया गया था। वो विभूषित किया गया था बच्चों 1 जनवरी 1973 को। ठीक है, यूरो मुद्रा अस्तित्व में कब आई? यूरो मुद्रा जो कि खास करके यूरोपीय देशों के लिए आपसी व्यापार के लिए एक मुद्रा है, केवल एक मुद्रा है। कहने का मतलब कोई भी देश इससे व्यापार कर सकता है। यानी ये नहीं है कि जैसे भारत अगर किसी को पैसे देता है तो वो डॉलर में देगा, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया, बांग्लादेश में टका चलता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये यूरोपीय राष्ट्र जो है, कुछ राष्ट्र अपने आपसी व्यापार को एक ही मुद्रा पे संचालित करने के लिए उन्होंने एक नई मुद्रा जारी की है, जो कि यूरो के नाम से जानी जाती है। तो ये अस्तित्व में आई है 1 जनवरी 1999 को। ठीक है, अगला है बाघा बॉर्डर आत्मघाती बम विस्फोट कब हुआ? तो ये हुआ था 2 नवंबर 2014 को। ठीक है, अगला प्रश्न है ईरान में इस्लामिक क्रांति कब हुई? तो ये इस्लामिक क्रांति जो हुई थी, ये हुई थी 1979 में। ठीक है, तजाकिस्तान व चीन में सीमा विसैन्यीकरण का समझौता हुआ था 13 अगस्त 1999 में। ठीक है, पाकिस्तान चीन सीमा समझौता जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, यह हुआ था 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है अहिंसा वीरों का हथियार है ना कि कायरों का? ये कथन जो है अहिंसा लिखा है तो आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला है भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। तो बच्चों भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रही हैं, और प्रधानमंत्री रहने के पहले भी वो रक्षा मंत्री के पद पे कार्य कर चुकी हैं थी। ठीक है, अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो बच्चों राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, ध्यान रखिएगा 19 में नहीं 1920 में हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ताकि अगला कोई युद्ध होने ना पाए। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जैसे बड़ा युद्ध ना होने पाए, लेकिन दुर्भाग्य से यह असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये राष्ट्र संघ जो है बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से अस्तित्व में आया 1945 में। ठीक, अगला प्रश्न है युद्ध में 99% हथियार 99% विजय तो हथियार ही दिलाते हैं, ये कथन है जनरल फुलर का। ठीक है, अगला है संगीन का आविष्कार कब हुआ था? तो मित्रों संगीन का आविष्कार हुआ था 1647 में, 1647। ठीक है, ये संगीन जो होती है, जो 1647 में बनाई गई थी। संगीन का मतलब आप लोग समझ लीजिए, एक 12 इंच लंबी चाकू, यानी 1 फुट लंबी चाकू होती है, जो आप लोग देखे होंगे कभी टेलीविजन वगैरह में, बंदूकों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, जिनका प्रयोग रहता है गोलियां खत्म होने के बाद इनका भालों के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो संगीन का आविष्कार हुआ था 1647 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस के बयोने नगर में। ठीक है, इसीलिए इसका एक नाम बायोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बिगड़ते बिगड़ते इसके हम लोग बायोनेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, माओ की विचारधारा मुख्यतः संबंधित है। तो मुख्यतः संबंधित है मित्रों ये जन युद्ध से। जन युद्ध मतलब जनता का युद्ध, यानी जनता को साथ लेकर लड़ना, भारी संख्या में जनता को साथ लेकर जब युद्ध के मैदान में थोप दिया जाए तो जन युद्ध है, जो एक प्रकार से गुरिल्ला युद्ध हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला है इंसर्जेंसी का आशय है। इंसर्जेंसी जो होती है, ये होती है क्रांतिकारी युद्धों की लड़ने की तकनीक। ठीक है, गा विश्व में
प्रथम नाभिकीय विस्फोट हुआ था। तो विश्व का जो प्रथम नाभिकीय विस्फोट हुआ था मित्रों, वो हुआ था 16 जुलाई 1945 को। नाभिकीय विस्फोट का मतलब नाभिकीय बम का प्रयोग नहीं, विस्फोट का मतलब परीक्षण। ठीक है, तो यानी पहला परमाणु विस्फोट करके अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को परीक्षण किया था, जो मैनहट्टन परियोजना पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगर प्रयोग पूछा जाए तो 6 अगस्त को पहला प्रयोग हुआ था हिरोशिमा जापानी नगर पर, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ परमाणु विस्फोट की बात हुई है। कौन किया था? अमेरिका ने। ठीक, अगला है हिरोशिमा पर डाले गए बम का नाम क्या था? तो बच्चों हिरोशिमा पर जो बम डाला गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, परमाणु बम था, वही 6 अगस्त को बर्बाद किया था हिरोशिमा नगर को। ठीक है, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मित्रों चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया था 18 अक्टूबर 1964 को। ठीक है, चलिए अगला है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यानी शुरुआत हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। ठीक है, अगला है समस्त युद्ध क्रिया धोखे पर आधारित है। ये कथन है सुनतजू का। ठीक है, हालांकि आप लोगों का पेपर देखा जाए तो बहुत हार्ड बनाया गया है, जो माइनर वाले विद्यार्थियों के लिए इतना हार्ड पेपर नहीं बनना चाहिए था। चलो अगला है मारो और भागो, ये संबंधित है, आप सब लोग जानते हैं मारो और भागो, हिट एंड रन, ये गुरिल्ला युद्ध कला का मूल मंत्र है। ठीक है, तो ये संबंधित है छापामार युद्ध, छापामार या गुरिल्ला युद्ध। ठीक, लघु युद्ध का आशय है, लघु युद्ध का मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध से, लघु एवं तीव्र युद्ध का मतलब जो होता है वो गुरिल्ला युद्ध से है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे युद्ध होते हैं, छिटपुट लड़ाइयां। अगला है रक्तहीन युद्ध है। रक्तहीन का मतलब जिसमें रक्त ना बहे, तो वो होता है मित्रों शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध भी है। अगर मान लीजिए शीत युद्ध के स्थान पर फाइबर युद्ध होगा तो समझ लीजिए रक्तहीन युद्ध फाइबर युद्ध भी है। ठीक है, चलिए अगला है युद्ध संघर्ष की वंशज है, इसके प्रणेता कौन है? मित्रों ये प्रश्न हमको भी तो हम देखने में नहीं मिले, लेकिन संभवतः जो है इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा क्विंसी राइट का। ठीक है, युद्ध संघर्ष की वंशज है। ठीक है, वार इज द जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये क्विंसी राइट का संभवतः कथन है। हमें लगता है लगभग 80% सही भी है। ठीक है, अगर हमको बाद में मिलता है तो हम अगले में इसको ठीक करा देंगे, लेकिन हमारे विचार से क्विंसी राइट ही आप मान के चलिए। ठीक, चलिए अगला है अश्व तोपखाना किसकी देन थी? अश्व तोपखाना यानी घोड़ों द्वारा खींचे गए तोपखाना, ये जो है फ्रेडरिक महान की देन थी। ठीक है, फ्रेडरिक जो प्रफा का राजा था कभी 16वीं शताब्दी के आसपास, ये 17वीं में, चलो फिलहाल कंफर्म नहीं है। अगला है बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। ठीक है, रोजर बेकन ने, कहां का था ये? ब्रिटेन का था। चलिए कब किया था? 13वीं शताब्दी में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सामरिकी का नाम था। तो जर्मन समरतंत्र का द्वितीय विश्व युद्ध में नाम था ब्लिट्जक्रीग। ठीक है, यही सही होगा आपका गा विकल्प, ब्लिट्जक्रीग, जो खास करके टैंकों की मदद से लड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूसलाधार आक्रमण, विस्तारित प्रवाह आक्रमण, जिसे जर्मनी ने वो लिटिल हार्ट के इस विस्तारित प्रवाह आक्रमण के सिद्धांत का नाम जो है ब्लिट्जक्रीग नाम से स्वयं जर्मनी ने किया था। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का श्रीगणेश किस राष्ट्र ने किया? तो शुरुआत कौन किया था? जर्मनी ने। अगला है फिदेल कास्त्रो किस देश के रहने वाले थे? फिदेल कास्त्रो ये जो है क्यूबा के रहने वाले थे। ठीक है, अगला है भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो सब लोग जानते हैं भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को। कहाँ किया? पोखरण स्थान, पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम परमाणु बम परीक्षण का कूट नाम क्या था? मित्रों याद रखिएगा, कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा लिखा जाए वो भी गलत है, वीपिंग बुद्धा, क्राइंग बुद्धा, जंपिंग बुद्धा सब गलत है, केवल बुद्ध मुस्कुराए। हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी में लिखा आ जाए तो बुद्ध मुस्कुराए, या अंग्रेजी में स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम संग्राम हुआ था।
पानीपत का प्रथम संग्राम, पानीपत क्या बोलते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। और यही एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल वंश की नींव डाली थी, या मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, अगला है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बहुत ही बड़ा युद्ध, बहुत ही भीषण युद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का, ये लड़ा गया था 1576 में। अगला है आचार्य विष्णुगुप्त के अनुसार प्राचीन भारत के चल यंत्र होते थे। तो आचार्य विष्णुगुप्त के अनुसार प्राचीन भारत के, चल का मतलब होता है चलाए जाने वाले, ठीक है, यंत्र होते थे, वो होते थे 17 प्रकार के। ठीक है, 17 प्रकार के। अगला है दफराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। दफराग युद्ध यानी दस राजाओं का युद्ध जो कि लड़ा गया था परुफणी नदी के किनारे। परुफणी नदी को आज के समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर परुफणी के स्थान पे अगर लिया जाए रावी तो समझ लीजिए, लेकिन परुफणी को आप वरीयता इसलिए देंगे कि उस समय उसको परुफणी नाम से ही जाना जाता था। घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली तोपों को कहते थे आफपी। ठीक है, आफपी याद रखिएगा। अगला है प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ये कथन है वाल्टेयर का। ठीक है, ये कथन वाल्टेयर का है। मैं राज्य हूं, मित्रों ये पूरा है, मैं राज्य हूं, मेरी आदेश ही कानून है। ये कथन था लुई 14वां का। ठीक है, कहां का था लुई 14वां? फ्रांस का। चलिए, अगला है वार एंड पीस। इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला है युद्ध महा अनिश्चितता का क्षेत्र है। ये कथन है क्लाज़विट्ज का। ठीक है, यानी युद्ध में महानिश्चितता का मतलब युद्ध में कुछ भी निश्चित नहीं होता। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन लौट के आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, अगला है युद्ध में पुश टू द अटमोस्ट। पुश टू द अटमोस्ट सिद्धांत ये क्लाज़विट्ज का है, जिसका अर्थ होता है हिंसा को चरम पर पहुंचाना, यानी रक्तपात को इतना ज्यादा भारी हिंसा के द्वारा रक्तपात कर दिया जाए तो उसी को कहते हैं पुश टू द अटमोस्ट। ठीक है, हिंसा को चरम पर पहुंचाना। वैसे भी क्लाज़विट्ज जो है हिंसा को प्रमुख मानता है। ठीक है, तो मित्रों आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगले भाग में हम इसके बाद 35 प्रश्न उसमें हम कवर कर लेंगे। एक भाग में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए बच्चों। आप लोग पेपर को अपने मिला लीजिए, और हाँ इतना भी याद रखिएगा कि अगले पेपर में भी इसके बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए।